नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुई एक बेहद अफसोसजनक घटना को लेकर है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी और टीएमसी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और इसी बीच एसआईआर वाला मसला अभी भी फंसा हुआ है। जिन लोगों के नाम कटे हैं या यूं कहें कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम के एक नए कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल के सामने उनकी सुनवाई चल रही है। और उसी को लेकर मालदा में कल रात एक ऐसी घटना हुई कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नींद उड़ गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ट्रिब्यूनल में शामिल 3 महिला अधिकारियों समेत 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया। चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक बात पहुंच गई, लेकिन अफसर बंधक ही बने रहे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया तब जाकर उनकी रिहाई हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी सभी को कारण बताओ नोटिस देकर 6 अप्रैल को वर्चुअल कोर्ट में बुला लिया है। चुनाव आयोग को भी कहा है कि घटना की सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए। अब बीजेपी कह रही है कि यह ममता राज में गुंडागर्दी की इंतहा है, यानी जंगल राज की पूरी तरीके से इंतहा हो चुकी है। ममता बनर्जी कह रही है कि सारे अफसर तो बदल डाले, प्रशासन चुनाव आयोग ही चला रहा है, तो नाकामी भी उसी को लेनी पड़ेगी। बीजेपी ममता से इस्तीफा मांग रही है, तो ममता बनर्जी कह रही है कि हिंसा करा के बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। यही सियासी दांवपेच और चुनावी रंजिश इन दिनों बंगाल में जबरदस्त बढ़ती जा रही है और उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मालदा में जो घटना हुई उसको लेकर यह रिपोर्ट देखिए। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता बीच में पुलिस है और ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। बंगाल की चुनावी सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच में ताबड़तोड़ रैलियों का वार चल रहा। शुभेंदु अधिकारी का नामांकन कराने खुद अमित शाह पहुंचे। दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर मालदा में अराजकता और हिंसा पर जुबानी जंग बढ़ी है, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश के आरोप लगा दिए। लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी चर्चा मालदा में हुई हिंसा को लेकर हुई। मालदा का कालियाचक ब्लॉक में अंदर 3 महिला अधिकारी समेत 7 न्यायिक अधिकारी बीडीओ दफ्तर में बंद थे और बाहर सैकड़ों की भीड़ नारे लगा रही थी। चुनाव आयोग को खबर मिली तो एडीएम और एसपी ने करीब 5 घंटे से फंसे न्यायिक अधिकारियों को रेस्क्यू किया। 2 स्कॉर्पियो कार में लेकर जाते हुए भी उपद्रवियों ने इन पर हमला किया। कार के शीशे टूट गए, कार के अंदर ईंट नजर आ रही थी। जिस मालदा में रात में उपद्रव हुआ वहाँ बंद सड़क खुलाने गई पुलिस टीम पर दिन दहाड़े हमला हुआ। पुलिस का ड्राइवर जख्मी हो गया, कार के शीशे टूट गए और ये सब एसआईआर के नाम पर हो रहा था। एसआईआर में जिनके नाम कटे थे वो लोग ट्रिब्यूनल के अधिकारियों का घेराव कर बैठे थे। बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां पर लोकतंत्र का दमन हुआ है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी करी है, ये ऑब्जर्वेशन दी है that this is a complete breakdown of law and order। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। क्या ममता बनर्जी आपको शर्म आ रही है? क्या आप इस्तीफा देंगी? টোটালটাই অমিত শাহ করিয়েছে, টোটালটাই চক্রান্ত অমিত শাহ। ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তাকে রেজিগনেশন করতে হবে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রেজিগনেশন ডিমান্ড করছি। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। ये तो किसका दोष है? इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी बनाया है, इलेक्शन कमीशन डीजी बनाया है, इलेक्शन कमीशन एसपी बनाया है, इलेक्शन कमीशन सब कुछ बनाया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मालदा में जो कुछ हुआ वो बंगाल को बदनाम करके राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। এটা কেন হবে?
दरअसल कल रात मालदा में जो कुछ होता है उसकी दहशत दिल्ली तक पहुंचती है, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे मालदा के बीडीओ दफ्तर में अधिकारियों को घेर लिया गया। प्रशासन को खबर दी गई, कुछ नहीं हुआ। रात के 8:30 बज गए। गृह सचिव को संपर्क किया गया। डीजीपी के साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ग्रुप कॉल हुआ। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन न तो डीएम न एसपी मौके पर पहुंचे। 11 बजे तक कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। देर रात 1 बजे अधिकारियों को किसी तरह निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 6 अप्रैल को शाम 4 बजे वर्चुअली कोर्ट में पेश होने को कहा है और चुनाव आयोग को कहा गया है कि इस घटना की सीबीआई या एनआईए से जांच कराए। उधर बीजेपी आरोप लगाती है बंगाल में चुनाव नहीं होने देने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी और टीएमसी इस बार नाकाम होंगी। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा है इस बार वोटर निर्भीक होकर मत डालें। उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। तमाम चुनावी टक्कर के बीच बंगाल में फिलहाल एसआईआर और उससे जुड़े मुद्दे सबसे बड़े बनकर निकल रहे हैं, चाहे वो वोट काटने और जोड़ने के आरोप हो या घुसपैठियों के समर्थन और विरोध की सियासत। आज तक ब्यूरो। तो बंगाल में चुनावी हाल को लेकर और चुनाव के पहले जिस तरीके से हिंसा जैसी स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त बंगाल से ही है एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि मालदा में जो घटना हुई उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में चुनाव आयोग को कहा है कि आपको जुडिशियल अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जो भी सेंट्रल फोर्सेस लगाने वो लगा दीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी इस पूरे मामले को जताई थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले एक आपात बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ साथ मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी विधि और व्यवस्था, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और एसपी सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। कुल मिलाकर एक जायजा लिया जा रहा है। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, यह बैठक अचानक बुलाई गई है या चुनाव के पहले इस तरीके की बैठकें आम हैं? क्योंकि मालदा में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हरकत पे आ गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करती रहती है, लेकिन ये एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जिस तरह का हियरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला कल रात मालदा के उस घटना के बाद, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब किया गया है, और यही कारण है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और जितने भी आला अफसर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल के और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन सब से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लेने की कोशिश हो रही है कि मालदा में सिचुएशन क्या है। ओवरऑल बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति है उसका भी एक जायजा लेने की कोशिश इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है। हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई हो सकता है कोई नया निर्देश चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की सरकार को दे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और एक इमरजेंसी मीटिंग जो इस वक्त सीईओ ऑफिस में चल रहा है चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर लगातार खबरें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और इसी के चलते 16 और 17 अप्रैल को सदन का एक विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया गया है, जो महिला आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। 16 से 18 अप्रैल तक यह चर्चा की जाएगी। दिल्ली के भीतर पार्लियामेंट का एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें डिलिमिटेशन के जरिए यह भी चर्चा होगी कि जो सांसदों की संख्या है लोकसभा की वो भी बढ़ाई जाए, और उसके साथ साथ महिला आरक्षण पर भी चर्चा होगी। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सीधे सीधे हम इस पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से सत्र बुलाया गया, इसकी चर्चा हालांकि पहले से चल रही थी, लेकिन चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच यहां पर भी चर्चा होगी।
पश्चिम बंगाल में महिला वोट कितने इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। क्या असर देखने को मिल सकता है और ये स्पेशल अधिवेशन किस तरीके से होगा, ये भी जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, आज क्योंकि जो बजट सत्र का पार्ट 2 है वो आज जो सत्र होना था, यानी कि इस सत्र के लिए जो राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी वो था 9 मार्च से 2 अप्रैल। अब इसको जो है निश्चित काल के लिए आज जो है वो स्थगित नहीं किया जाएगा, वो 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया जाएगा और 3 दिन के लिए जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल जो है 2023 में पास किया गया था, लेकिन अब चूंकि रिजर्वेशन देना है और 29 में सरकार चाहती है कि केंद्र में यानी कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो है महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और सेंसेक्स जो है 2026 का वो डिले हो रहा है। तो ऐसे में डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेंसेक्स से पहले नहीं बन सकता है साहिल, और इसीलिए जब ये बिल पास कर दिया जाएगा तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पहले उसकी अपॉइंटमेंट होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महिला आरक्षण के लिए जो बिल लाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें एक अमेंडमेंट ये तो रहेगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो है विधानसभाओं में बढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए कि 402 सीटें जो है वो यूपी में है, तो ऐसे में वो बढ़कर जो है 603 हो जाएंगी। पूरे देश भर में 543 लोकसभा सीटें हैं तो वो 816 हो जाएंगी और 50% यानी आधे से ज्यादा संख्या जो है विधानसभा और लोकसभा में बढ़ेंगी। तो उसके लिए एक वो होगा और उसके साथ साथ ये एक नया फॉर्मूला भी ढूंढा जा रहा है और इसको लेकर भी हिमांशु काफी चर्चा होगी, क्योंकि जब भी डीलिमिटेशन की बात होती है तो दक्षिणी राज्यों का उसका विरोध रहा है, लेकिन इस बार एक नया फॉर्मूला लाया गया है कि जितनी संख्या उस राज्य के भीतर लोकसभा सांसदों की है उसके 50% संख्या में उधर संख्या बढ़ाई जाएगी, तो सभी को उतना ही ग्रोथ मिल पाएगी नंबर ऑफ अगर पार्लियामेंटेरियंस या सांसदों की संख्या के बारे में देखेंगे तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि 16 से 18 अब विशेष अधिवेशन होगा, चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन चर्चा आज बंगाल की, क्योंकि बंगाल के भीतर एक नई जंग छिड़ी हुई है और करीब करीब हर बार जब भी बंगाल के चुनाव को लेकर चर्चा होती है तो इस जंग की भी चर्चा होती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मालदा की कल की तस्वीरें हैं। साफ आपको नजर आता है कि किस तरीके से जो जुडिशियल अधिकारी हैं उनको घेर लिया गया था, 5 घंटे तक वहां से उन्हें हिलने नहीं दिया गया। पुलिस वहां पर आई तब उन पर पथराव किया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बीच बचाव करना पड़ा, उनको दखलंदाजी करनी पड़ी, उसके बाद ही वहां से अधिकारी निकल पाए हैं। 3 महिलाएं भी उसमें शामिल थी। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के शासन में जंगल राज है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। उनसे भी पूछेंगे कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि टीएमसी कह रही है हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। बादल देवनाथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है। उसके साथ साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आपसे मुझे जानना है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है कि नहीं है, लेकिन 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा और उसी पर आसपास हम चर्चा भी करेंगे। बंगाल के पहला सवाल हमारा यही है कि बंगाल के मालदा में उपद्रव हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग के कंट्रोल में प्रशासन होने की ममता की दलील में क्या दम है? क्योंकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि आप ही ने तबादले किए हुए हैं, आप ही ने अब नए जो अधिकारी है उनको वहां पर लाकर रखा हुआ है, तो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दलील में दम है कि नहीं, इस पर भी पूछेंगे। तीसरा सवाल, क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट वाले वोटर का फैसला मतदान से पहले हो पाएगा? क्योंकि अभी भी करीब करीब 13 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके बारे में फैसला होना बाकी है। 6 तारीख को पर्चा भरने, नामांकन फाइल करने का जो दिन है वो खत्म हो रहा है और उससे पहले ये वोटर लिस्ट फाइनल करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो मालदा में हुआ, गौरव भाटिया जी आपकी भी प्रतिक्रिया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा चुनाव के पहले? हो नहीं पा रहा है वहां पर। साहिल जी, सर्वप्रथम तो बड़े भारी मन से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ममता बनर्जी जो कि एक अराजक मुख्यमंत्री है, जो कि बढ़ावा देती हैं ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार लगी है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रात में 2 बजे तक जो न्यायिक अधिकारी हैं जिनको बंधक बनाते हैं टीएमसी के गुंडे, तो उनको हस्तक्षेप करके और चीफ जस्टिस कलकत्ता को निर्देश देके उनको निकालना पड़ता है। और जैसा प्रेस वार्ता में हमने उठाया, साहिल जी, जब ये बाहर आए न्यायिक अधिकारी जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो इनकी गाड़ी पे पथराव होता है, धक्का मुक्की होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं गुंडों के साथ खड़ी हो जाएगी तो वहां अराजकता ही होगी। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मैं 1-2 टिप्पणी जरूर पढ़ देता हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि इसे न्यायालय के अधिकार को चुनौती देना भी मानेंगे। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग को और साथ में राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अब आपका जो सवाल है, उपद्रव के लिए जिम्मेदार कौन? साहिल जी, याद करिए 2 मई 2021 जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे, हिंसक घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही थी। आपको मालूम है ममता बनर्जी ने निकल के तब क्या कहा था, अभी तो परिणाम आए हैं, मैंने तो शपथ भी नहीं ली, मैं कैसे जिम्मेदार। तो मैं एक बड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो सुपरिटेंडेंस जो होता है, सुपरविजन जो होता है, वो निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। कुछ तबादले इसलिए किए जाते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। इसका ये मतलब नहीं है कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं रहती है। दूसरी बात, आपने कहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या दूर हो पाएगी? तो साहिल जी, ममता बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं उसमें आस्था ना हो, मुझे यकीन है आपको और हर नागरिक को, पश्चिम बंगाल में भी हमारे भाई बहनों को सर्वोच्च न्यायालय पे पूरी आस्था है। उनकी निगरानी में ये एसआईआर चल रहा है जो संविधान संगत है, और सभी को मौका मिल रहा है कि वो अपनी बात रखे और सबको मौका। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर तो मैं आऊंगा, डर क्या है? लेकिन हालांकि मेरा सवाल दूसरा था गौरव भाटिया जी। 4 मई ममता बनर्जी गई। ठीक है, ये स्लोगन भी मैंने आपकी देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दी थी वो, लेकिन सवाल मेरा कुछ और था। मैंने आपसे इस पे चिंता नहीं है कि न्यायिक अधिकारियों को किस तरह से बंधक बना लिया, इस पे चिंता नहीं है। हमारी जो चिंता हो रही है वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं गौरव भाटिया जी। मेरा सवाल आपसे सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। मेरा सवाल इसीलिए है, अगर इतनी गंभीर स्थिति है तो आपको नहीं लगता कि आज की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है पश्चिम बंगाल के भीतर, और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं साहिल जी, मैं क्योंकि विधि का ज्ञाता हूं, संविधान की थोड़ी समझ रखता हूं, ये वक्तव्य कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जनता ने ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड लिख दिया है और फेल कर दिया है, और 4 मई को जब नतीजे मांग तो कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गौरव भाटिया जी, अगर इतनी स्थिति बुरी है तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरा सवाल तो यह है ना, आप राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में कह सकते हैं, आपकी भूमिका रख सकते हैं, सरकार आपकी है केंद्र में, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज गृह मंत्री वहां पर है। हाँ, साहिल जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा, सत्तारूढ़ पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मेरी बात के तमाम अर्थ निकाले जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक बहुत तजुर्बे वाले पत्रकार हैं, आप बताइए, न्यायिक अधिकारियों को अगर कोई बंधक बना ले, जब 2 मई 2021 को भी ऐसी हिंसक घटनाएं हुई, संदेश खाली हुआ, हर बार सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति शासन अगर जनता मांग करे, और क्या आप भी ये मांग करते हैं और ये सही होगी? आप बताइए मुझे। नहीं, देखिए, जो घटना हुई है उसको लेकर तो हमने जो कहना था वो तो हमने कह दिया है। आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, इसके लिए आप कुछ चीजें नहीं कहना चाहते, वो भी मैं समझ सकता हूं। कैसा नहीं, लेकिन पहले आपने इस बात का मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। अधिकारियों को बंधक बना दिया जाए। आपने
नहीं, वही तो बात है ना। और आश्चर्य इसी बात का है कि वहां पर वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारी बदल दिए गए, नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारी वहां पर रखे गए हैं, वहां के डीजी बदल दिए गए, नए डीजी की नियुक्ति वहां पर की गई है चुनाव आयोग के आदेश के बाद में। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बदल दिए गए, वहां पर उनकी नियुक्ति की गई है। उनको तमाम फोन करने के बावजूद भी वहां से भीड़ हटाने में वहां की पुलिस व्यवस्था नाकाम रही। और इसी को लेकर बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार इसको लेकर फोन करते रहे, बात बताते रहे उस बात को लेकर। इसीलिए एक मिनट गौरव जी, आता हूं एक बार आपके पास, जरा एक बार तृणमूल कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। बादल जी, आप बता दीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, और अभी तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो सब चुनाव आयोग का किया धरा है, उनके हाथ में सब बागडोर है, वो देखे, उन्होंने अपॉइंट किए हुए अधिकारी है। ये किस बिना पर आप कह रहे हैं? सर, मैं जितना जानता हूं, गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और बहुत दिनों से प्रवक्ता भी है, सेंट्रल लीडर भी है। और आप कैसे सवाल कर रहे हैं सर? आपका सवाल ही तो झूठा है, गलत है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निजी संस्था है और उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन घोषणा कर दिया और आज 2-3 दिन से जब नॉमिनेशन फाइल चल रहा है, तो इस समय में कोई राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतना बड़ा लॉयर होके वो भी नहीं कह सकते जे इलेक्शन प्रोसेस के समय में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। वो निजी पोजीशन। गौरव भाटिया जी, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं होता है। और दूसरा बात है सर, बादल जी एक करेक्शन करें सर। बादल जी, आप जरा सुन लीजिएगा, आपने आपके नेता का बयान नहीं सुना। ममता बनर्जी का खुद का स्टेटमेंट है आज का कि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। गौरव भाटिया और मेरा बयान तो छोड़ दीजिएगा, ममता बनर्जी खुद कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मैं सुन लिया सर, मैं सुन लिया और सुना भी है, दीदी का वक्तव्य भी मैंने सुना। दूसरा बात है, ये जो गौरव भाटिया जी और जो मुख्यमंत्री क्या कहना मुख्यमंत्री के बारे में बोल दिया, उपद्रव का जिम्मेदार कौन है? मैं बोल रहा हूं तो अमित शाह को क्या बोलूंगा? तारीफर। और मोदी जी के खिलाफ तो हम लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी को क्या बोलूंगा? एप्स्टीन का मास्टरमाइंड क्या बताऊंगा? पूरे देश में तो आज पूरे एसआई के चक्कर में 10:30 को लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया। गैस तो लोगों को तो नहीं मिल रहा, बंगाल में आग जला दिया। सर, सबसे बड़ा बात क्या है गौरव भाटिया जी, आप सुन लीजिए, आप लॉयर है, आइन का रक्षक है। उत्तर दे दूं मैं? ममता दीदी को हत्या करने का कोशिश चल रहा है, ममता बनर्जी को हत्या करने का साजिश चल रहा है। आप एक लॉयर है। नहीं, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। लेकिन बादल जी, आप जरा तस्वीरें देख लीजिएगा, जो मालदा में चीजें दिख रही थी। बादल जी, जरा आप तस्वीरें देख लीजिएगा, जो मालदा में दिखाई दे रहा है वो तो कुछ और दिखाई दे रहा है। ये नहीं, बीच में नहीं। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। मेरा ओरिजिनल सवाल जो मैंने गौरव जी को पूछा था, ओरिजिनल सवाल, वो अंतिम में उन्होंने जवाब दिया। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, तस्वीर यहां पर जो दिख रही है, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर नजर आ रही है, जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने की वहां पर कोशिश चल रही है, और आप रास्ता कहीं और लेकर जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो बता दीजिएगा। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है या नहीं है वो भी बता दीजिएगा। और अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो क्या यह सही है जो हो रहा था मालदा के भीतर, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं साहिब जोशी जी, ये यहाँ पर कोई तृणमूल के कार्यकर्ता नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में 50-40 और मालदा में 60-40 हिंदू और मुस्लिम, और मुर्शिदाबाद में 75-25। और जहां कालीचक 1, 2, 3 3 ब्लॉक में जो किया है लॉजिकल डिस्टेंस नाम से, नाम नहीं है, लाखों लोगों का नाम नहीं है, हिंदू लाखों लोगों का नाम नहीं है बंगाल में। और गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि खुद से लोग निकल कर आए थे, पार्टी को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हर जगह भवानीपुर में ऐसा होता है। और सबसे बड़ा बात है, सुन लीजिए जोशी जी, ये आप लोग क्या सोचते हैं? चलिए, एसआर हो गया, साहिल जी बड़ी विचित्र, शांत करा लीजिए तब मैं अपनी बात। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अभी
बादल जी जवाब भी सुन लेते करा हैं। लीजिए साहब। गौरव भाटिया आरोप लगा रही थी तृणमूल के कार्यकर्ता थे, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ये किया है। आप कह रहे हैं कि तृणमूल के कार्यकर्ता नहीं है, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद विवेक जी के पास भी चलूंगा। गौरव जी आप जवाब दीजिए, चलिए 1 मिनट आता हूं आपके पास बादल जी, प्लीज उनका जवाब भी ले लीजिए। आई विल कम बैक टू यू, मैं आता हूं आपके पास वापस, नहीं आऊंगा आपके पास। गौरव जी जवाब दीजिए, चलिए। साहिल जी, अरे मैं आता हूं आपके पास, समय निकल जा रहा है, प्लीज गौरव जी जवाब दीजिए। साहिल जी देखिए, साहिल जी कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं जब प्रवक्ता को ये नहीं पता होता कि उसके नेता नेत्री ने और मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। आपने सही याद दिलाया कि ममता बनर्जी डर गई हैं, वो भयभीत है कि चुनाव हार जाऊंगी 4 मई को, तो अभी से इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रही हैं। लेकिन नियंत्रण किसका है, कौन गद्दी पे बैठा है? पहली बात, ममता बनर्जी को तो नहीं हटाया ना। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या ये सच नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ अफसरों का तबादला किया? ये उन अफसरों की बात कर रहे हैं जो वर्दी में प्रदर्शन करते हैं, जो वर्दी में रहते हैं, बाद में जब रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। अगर इस तरह के अफसर होंगे तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल उनका तबादला करेगा। दूसरी बात, क्या डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आज ममता बनर्जी को रिपोर्ट नहीं करते? क्या उनको कोई आदेश उनसे नहीं लेते हैं? इसका मतलब वो आज भी सत्ता में है। तीसरी बड़ी बात, जो सर्वोच्च न्यायालय में वकील नियुक्त हुए थे, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। किसने नियुक्त किए थे? क्या इलेक्शन कमीशन ने किए थे? कपिल सिब्बल वहां थे, मेनका गुरुस्वामी थी, तो ये किसने किया था? ये किया था नियुक्त ममता बनर्जी ने। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ममता बनर्जी ही सारे निर्देश दे रही हैं और ये लोग कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे हैं जो ममता बनर्जी के इशारे पर ही अराजकता फैला रहे हैं। और मैं अंत करूंगा एक बात, बादल जी जवाब दीजिए। देखिए, गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी, उनके लिए क्या कहते हैं टीएमसी के? नहीं आप जवाब लीजिए, गौरव भाटिया जवाब लीजिए। मैं बात ठीक है, चलिए जवाब लीजिए। बादल जी जवाब दीजिए, बात चलिए पूरी करना चाहूंगा। 10 सेकेंड नहीं सर, अभी जवाब लीजिए ना, आपने कुछ कहा है। आप लंबी लंबी बात का कोई मतलब नहीं है। बादल जी जवाब दीजिए, बात हो रही है, बीच में आप उधर। साहिल जी सबसे बड़ा बात है, आज तक 1947 से जितना इलेक्शन हुआ, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ, अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। कौन सा राज्यों में मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसपी, एसटी और बीडीओ सबको ट्रांसफर करके सबको बाहर दूसरे राज्यों में भेज दिया और दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग आके यहाँ पर अधिकारी बन के इलेक्शन। आपने भी तो 587 लोगों का ट्रांसफर किया था इलेक्शन के नाम, चुनाव का ऐलान होने के पहले। इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर अराजकता चल रहा है। ममता बनर्जी को हरा तो नहीं पाया, पब्लिक का वोट का, पब्लिक जो वोट करके वो लोग उनको पता है, वो पता है कि लोगों को ममता बनर्जी चौथी बार लेके मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए सारे अधिकारी, डीजीपी, एसपी, जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव ज्वाइन किया, अभी तक मुख्यमंत्री से एक बार आराम भी नहीं किया। एक मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा, वो राज्यपाल से बात करेगा और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, मुख्य ऑफिसर से बात करेगा, इलेक्शन ऑफिसर से बात करेगा, 483 लोगों का मुख्यमंत्री से ट्रांसफर अब तक यहाँ पर हो चुका है। 483 अधिकारियों का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने बंगाल के भीतर किया हुआ है। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 587 अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हुए थे। विवेक श्रीवास्तव, ये नूरा कुश्ती है एक तरीके से। 527 ट्रांसफर तृणमूल कांग्रेस की सरकार करती है, चुनाव आयोग 483 लोगों का ट्रांसफर करती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, बाकी सब जगह हो रहा है। आप ही को क्या तकलीफ है? नए अधिकारी आते हैं, नए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं चुनाव आयोग के निर्देश पर, उसके बावजूद हिंसा वहां पर होती है, उसके बावजूद जुडिशियल अधिकारियों को इस तरीके से बंधक बनाया जाता है। हो क्या रहा है? रूल क्या है सर? आपको रूल्स पहले जानना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, इस मुल्क के अंदर 1950 के दशक पृथ्वी की पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार केरल की नमूद्रिपाद जी के अंदर उसको बर्खास्त किया गया था। गौरव भाई यहाँ है, गौरव भाई को इसका मालूम है। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बर्खास्त किया गया था। उसके बाद से इन प्रिंसिपल जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, हम लोग राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हैं। अभी तो खैर इलेक्शन है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन नहीं होता, हम ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं हैं, ये एक सच्चाई। लेकिन हम राष्ट्रपति शासन को कभी समर्थन नहीं देंगे, ये दूसरी सच्चाई। अब आ जाते हैं जो पॉइंट आपने रेज करा
सर जब इलेक्शन कमीशन ने टेक ओवर कर लिया है, अब उसका अपना जुरिस्डिक्शन इन प्लेस है। आपको 500 ट्रांसफर करने हैं, 600 ट्रांसफर करने हैं, 550 करने हैं, अपने हिसाब से करिए, आप प्लेसमेंट करिए, ड्यूटीज को डालिए, यही इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर उसके बाद भी इस तरह की घटना घटती है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आकर के बोलना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, हम बिल्कुल समर्थन में है। बहुत अच्छा काम किया चीफ जस्टिस ने। जुडिशियल अफसरों को आप अगर घेराबंदी करेंगे, ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो मालदा की घटना के लिए आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, तो मालदा की घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ममता बनर्जी या चुनाव आयोग? अब आप देखिए सर, अगर पुलिस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है, क्या कोई इंक्वायरी हुई? क्या किसी आदमी को पकड़ा गया जो तृणमूल कांग्रेस या किसी पार्टी का समर्थक था? क्या ऐसे कोई प्रूफ्स हैं कि ये एक प्लान्ड साजिश थी, या ये कोई भड़की हुई पब्लिक थी जो कह रही थी साहब हमारे पास वोटिंग राइट ही नहीं है, छीन लिया गया? तो ये कंफ्यूजन तो पहले सॉर्ट आउट होना। हम तो भाई इलेक्शन का समय है तो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में सब आगे बढ़ गए, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के अंदर पुलिस है तो पहले तो पुलिस का स्टेटमेंट क्या है? आर देयर एनी प्रूफ्स के तृणमूल कांग्रेस का, बीजेपी का, लेफ्ट का या कांग्रेस का ये किसकी साजिश है? या साजिश नहीं है तो क्या पब्लिक ने आपने अच्छा हुआ विवेक श्रीवास्तव आपने सवाल पूछा। नहीं आपने अच्छा हुआ आपने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें और कही हुई है। गौरव भाटिया ने वो बातें नहीं कही है यहां पर, लेकिन मैं कह देता हूं। एक बात तो कही है कि एनआईए और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की जाए। दूसरी उनकी टिप्पणी साफ शब्दों में नजर आती है कि मोटिवेटेड और कैलकुलेटेड नजर आता है जो मालदा के भीतर हुआ है। मोटिवेटेड एंड कैलकुलेटेड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गौरव भाटिया जिसका जिक्र विवेक श्रीवास्तव यहां पर कर रहे हैं, और आप विधि को जानते हैं, आप कानून को जानते हैं, कानून के हिसाब से यह बात भी नजर आती है चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस है, और उस गाइडलाइंस के जरिए यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर रखने के लिए। तो क्या हुआ फिर? चुनाव अधिकारी वहां पर थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी रिस्पॉन्सिबल है। जी देखिए साहिल जी, जब कानून की समझ कम हो, जब आप राहुल गांधी की तरह लाल किताब लेके हाथ में तो चले लेकिन पढ़े ना कि वो भारत का संविधान है, तो ऐसा ही होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक कि नई सरकार बनती नहीं है और मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेती जो भाजपा के लेंगे इस बार, तब तक जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री होता है उसी की है। लेकिन हां, फेयर और फ्री निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर कोई फैसले निर्वाचन आयोग को लेने हैं तो वो ले सकता है। और हर बार चुनाव में यही होता है। अभी कह रहे थे पहले कहा हुआ है देव जी, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी निर्वाचन आयोग ने तबादले किए थे। तो इसलिए पहले तो इस तरह की भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक भाई को सुन रहा था, मुझे समझ में आ गया लेफ्ट विल बी लेफ्ट आउट। इस बार फिर से 0 सीट्स आएंगी, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा हमें राष्ट्रपति शासन जो लगाता है वो गलत लगता है, फिर वो कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है विवेक जी, कम से कम ये तो मानिए कि टीएमसी के गुंडे संदेश खाली 2 मई 2021 ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज, हर बार अराजकता की कोई मूर्ति बनता है तो वो ममता बनर्जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति क्या है? रोहिंग्या से इलू इलू, रोहिंग्या को मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन भारत के गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहना। और आज टीएमसी के सांसद ने कहा ये बड़े गुंडे हैं। अब बताइए, अगर भारत के गृह मंत्री के लिए इस तरह के शब्द एक सांसद बोल सकता है तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि न्यायिक अधिकारियों को बंधक भी टीएमसी के गुंडे ममता बनर्जी के इशारे पर ही। विवेक श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार फिर गौरव भाटिया मैं सवाल दोहराता हूं आपको। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस आ चुके हैं, और इस गाइडलाइंस के जरिए साफ शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की उस डिस्ट्रिक्ट में। मालदा के भीतर जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की स्थिति में किसकी हो सकती है, ये मेरा सवाल था। विवेक श्रीवास्तव आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। संगीत मेरा एक सवाल है, आप बताइए, आपने साहिल जी मेरी बात पे ध्यान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आप मुझे ही सवाल पूछ रहे हैं। अरे मुझे मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले सर। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता को भी मैंने सवाल पूछा, आपको भी मैं
हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो झाड़ा उसको लेकर हमने पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल मैं आपको पुनः बताता हूं जो आपने कहा गाइडलाइंस, बिल्कुल निर्वाचन आयोग देखेगा कि इन अफसरों की जिम्मेदारी है, लेकिन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसएसपी, डीएम, आईजी ये क्या मुख्यमंत्री को अब रिपोर्ट नहीं कर रहे? क्या ममता बनर्जी अब जिम्मेदार नहीं है कानून व्यवस्था के लिए संविधान के तहत? सवाल ये है, और ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ममता बनर्जी के ममता के पास फोन कौन करता है? मुख्य सचिव, स्वराष्ट्र सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, कोई ममता बनर्जी से रिलेशन नहीं रखते। ऐसा ये बीच में बोलने लग गए, इनको जवाब शायद अच्छा नहीं लगा। चलिए एक मिनट, तो अगर तो ममता बनर्जी से एक मिनट, ठीक है विवेक जी, जल्दी से आपका जवाब देंगे। संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा एक मिनट, जरा शांत करिए उनको। विवेक जी देखिए, ममता बनर्जी तो कहती है मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं करता, वो हाथ खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस तरीके से आप जिम्मेदारी झटक नहीं सकते। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के भी कहा है कि आप सेंट्रल फोर्सेस लाइए और सबको फोन में थैंक यू भी नहीं बोला, कोई गुड मॉर्निंग गुड विल कुछ नहीं ठीक बोला। है, चलिए बादल जी शांत प्लीज। विवेक श्रीवास्तव, अकाउंटेबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट फिक्सअप कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिक्सअप कर रहे हैं, उसमें सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सच्चाई ये है कि ये केस ऑफ लोकल इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है। तो द एसएसपी जो वहां का हो गया, ही इज द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि ये कौन लोग थे। कोई स्टेटमेंट, कोई डिटेल इनकी तरफ से आना तो चाहिए। गौरव भाई ठीक कह रहे थे, बहुत सारी कुरीतियां हुई, इन्होंने कई जो गलत बातें बोली, चाहे संदेश खाली हो, हम सब ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया, मोहम्मद सलीम थे, वृंदा करात थी, सब बैठे धरने पे आरजी कार अस्पताल के सामने। हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। चाहे हम ममता के खिलाफ हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को टेढ़ा मेढ़ा करके ममता के खिलाफ इस्तेमाल करना भी गलत है। पहले ये पता करना होगा। ये तो वो नहीं कह रहे ना, अभी तक तो मांग नहीं है उनके तरफ से। प्रोफेसर संगीत रागी, कुल मिलाकर आप, मैं जो देख रहा हूं उससे आप तो उस चर्चा में कई बार शामिल हो चुके हैं। हमने इस, ठीक है, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, आप थे प्रोफेसर रागी उस चर्चा में कि जब ट्रांसफर्स वगैरह हो रहे थे। इतने सारे ट्रांसफर होने के बाद भी चीजें बदल नहीं रही है वहां पर। रागी जी। साहिल, सबसे पहले तो 34 मिनट के बाद आप आए हैं तो धैर्य से जरा सुन लीजिएगा। कैसे बदलेगा? बंगाल की पूरी राजनीतिक संस्कृति को पहले वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने गुंडा राज में, गुंडे संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, 80 का बिहार में ऐसे ही बम फूटा करता था, उससे भी घटिया, उससे भी घटिया, उससे भी नीचता की सारी पराकाष्ठा पर बादल देवनाथ प्लीज इनको रोकिए, प्लीज रोकिए इनको, रोकिए। सुन तो लीजिए, ये अनसिविलाइज्ड सुनने का धैर्य रखिएगा। आपकी बात सुन ली थी हमने। नहीं, बादल देवनाथ, बंगाल में जो भाजपा के लोग हैं वो सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। बादल जी प्लीज, संगीत रागी, वो भी बंगाल के साहिल, बादल जी को जरा शांत करिए। प्रोफेसर रागी प्लीज। साहिल, दूसरी बात, अमित शाह आउटसाइडर हैं, नरेंद्र मोदी आउटसाइडर हैं, बिहार के लोग आउटसाइडर हैं, और बांग्लादेश से आए मुस्लिम। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये डिबार नहीं करता कि जब इलेक्शन चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार देशद्रोही सरकार है, जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को अपने यहां वोट बैंक बढ़ा करके सिर्फ सत्ता में, तो ये भी जरा बता दीजिएगा प्रोफेसर रागी की तरह, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात सिर्फ पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव आयोग ने इंट्रोड्यूस की है। मैं मालदा के आंकड़े लेकर आया हूं, जहां पर यह घटना हुई है वहां के आंकड़े लेकर मैं आया हूं, जरा वो भी बता दीजिएगा। जहां पर यह घटना हुई उस इलाके में, उस ब्लॉक में 600, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए ना। आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में लाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए यहां पर 673 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में इनके नाम आए थे, जो ब्लॉक यहां का है वहां पर 2 सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है अब तक। दोनों लिस्ट में केवल 149 पास हो चुके हैं। उसके अब पास में खानापुर इलाका है, वहां पर 666 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ चुके हैं।
2 लॉजिक जो सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली है उसमें 379 अब तक क्लियर हो चुके हैं। अभी भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आना बाकी है। उसके आगे की बात मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है, मोहम्मद गुलाम रब्बानी यहां के विधायक है, मंत्री है, 3 बार जीत चुके हैं यहां पर चुनाव। उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ चुका है, उनका भी अभी तक सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा बताइए वहां पर प्रोफेसर रागी। इनको पता नहीं है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, ये जानते नहीं है। ये वोट कैसे देंगे जरा बताइए मुझे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? आप तो सबको ढकेलने लगे बांग्लादेश पे, जरा इनका बता दीजिएगा क्या होगा। संगीत रागी जी की आवाज नहीं आ रही है। रागी जी आपकी आवाज ठीक करिएगा प्लीज। आपका माइक म्यूट है सर। संगीत रागी जी आपका माइक म्यूट है, आप जरा माइक अनम्यूट कराइए। आप अनम्यूट कराइए। हाँ जी। अरे मेरा माइक म्यूट नहीं है। मैं राहुल गांधी की तरह आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आवाज जा रही है? जी बोलिए। आवाज जा रही है। आवाज जा रही है। सबसे पहले तो ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि कोई मंत्री रहा है और वहां सरकार में रहा है, इसका मतलब वो बांग्लादेशी नहीं घुसपैठिया हो। बांग्लादेशी घुसपैठिया आज से नहीं है। ममता बनर्जी तो बंगाल की सोहरावर्दी हो गई है। दूसरी बात, ये सारा चीजें स्क्रूटनी किसके नजर में हो रही है? कोई इलेक्शन कमीशन का मार रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भी आपको विश्वास नहीं है। देश को जानना चाहिए ये कैसे गुंडों की सरकार थी, ये कैसी विदेशियों के द्वारा घुसपैठ किए हुए लोगों की सरकार थी, ये गुंडों की सरकार थी। ममता बनर्जी गुंडागर्दी के आधार पर शासन चला रही थी। अरे प्रोफेसर छोड़ो ना, पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट में 8,57,000 नाम, टोटल 60 लाख नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए हैं। उसमें से मालदा डिस्ट्रिक्ट में 8,57,000 नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए हैं। करने वाली मुख्यमंत्री है। नहीं, एक मिनट। ठीक है, चलिए बादल जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर में गौरव भाटिया बात करेंगे। सर सबसे बड़ा बात है, देखिए 10.5 करोड़ लोगों तो बंगाल में खड़ा कर दिया लाइन में। इसको पता नहीं है ये कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, भाषा का ज्ञान नहीं किया, इनका भाषा का ज्ञान नहीं है। दूसरे को बोल रहे गुंडा, ये मतलब भाजपा का जो लोग वो भी ये गुंडा बोल रहा है। ये बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों को गुंडा बोल रहे हैं, मतलब ये कौन सा है? जरा दोनों को शांत करिएगा। आखिरी 20 सेकंड मेरे पास है। गौरव भाटिया, क्या आज की स्थिति में एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति बंगाल के भीतर पैदा होगी, जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स इस वक्त हम देख रहे हैं? आखिर में एक बार फिर वही सवाल मेरा उत्तर वही है, संवैधानिक दृष्टि से जो उचित होगा, पश्चिम बंगाल के हित में होगा, वही किया जाएगा। ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, घबराई है, क्योंकि उनको पता है 4 मई अराजकता वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से गई और इसीलिए वो डरी है। और जब हम ये बात कर रहे हैं उसी वक्त पश्चिम बंगाल में वहां पर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक बुलाई है। पूरी आला कमान, जो ब्यूरोक्रेसी की आला कमान उस बैठक में मौजूद है। जिस तरीके से घटना मालदा के भीतर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणियां की है और उसके बाद कहा है कि जुडिशियल अधिकारियों की सुरक्षा ये जिम्मेदारी है और ये निभाना भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस को शायद वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सारी चीजों पर हम नजर रखेंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल